क्लियर करने के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है। जी सर, प्री के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो थोड़ा मेंस पर ही हम जान लेंगे, जैसे GS1 GS2 के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए अपना। देखिए GS1 तो बेसिकली मैं ये कहूँगा GS1 कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसमें हमें लगता है कि ज्योग्राफी हमने पढ़ रखी है प्रीलिम्स के लिए और सोसाइटी को हम उतना ध्यान नहीं देते। बट ये दो हैं, मतलब GS1 बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप अगर सोसाइटी को आपने सही से कवर कर लिया, उसके की टर्म्स जो एक नई उड़ान दे सकते हैं। सो दोस्तों, सर हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम कौशिक मिश्रा है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। जी, और सर आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या रहा। मेरा मीडियम इंग्लिश है और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। और ये आपका अटैम्प्ट कौन सा रहा। मेरा ये 6th अटैम्प्ट। जी सर, अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन यदि आपको रिकॉल हो रहा है तो थोड़ा बताइए सर। मुझसे मतलब मेनली मेरा जो इंटरव्यू रिवॉल्व किया वो मेरे ऑप्शनल पे किया, हिस्ट्री पे। हाँ जी। उसमें 1987 का रिवॉल्ट हो गया, या फिर जैसे हिस्ट्री में हमारे हिस्ट्री से हमें क्या सीखने को मिलता है, हाँ। इस तरह की चीज़ें, अशोका के कॉन्ट्रीब्यूशंस, फिर बॉस्टन टी पार्टी, अमेरिकन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। हाँ जी। और इसके अलावा अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे अगर मतलब कोई सीनियर कुछ टास्क देते हैं मुझको, या फिर उससे रिलेटेड कि कैसे व्हाट विल बी माय कोर्स ऑफ एक्शन, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। इसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट और टाइम मैनेजमेंट पे भी मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए कि प्रायोरिटी क्या रहेगी। फिर मुझसे कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस और कैसे आप डील कर सकते हैं उन चीज़ों को, कुछ सिचुएशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस उससे भी आए। तो ओवरऑल यही था। सर और भी क्वेश्चन एज ए IAS अफसर बनाकर, या फिर कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया। हाँ, मुझसे बेसिकली सिचुएशन बेस्ड जो मैंने बताया कि अगर मुझसे कोई मेरे सीनियर हैं वो कुछ करने के लिए कहते हैं जो कि मुझे लगता है कि लीगल नहीं है या फिर एथिकल नहीं है, तो मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। और अगर मैं उसमें एक IPS ऑफिसर हूँ या एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कहूँगा या कैसे डील करूँगा उससे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे। और सर हॉबी क्या रही आपकी इसमें। मेरी हॉबी 3 है बेसिकली, मतलब सिंगिंग हिंदी सॉन्ग्स है, हिंदी गाने गाता हूँ मैं, और पॉडकास्ट सुनता हूँ, और इसके अलावा मैं खुद की कविताएं भी लिखता हूँ। तो ये 3 मेरी हॉबीज़ थी। और सर हम जानना चाहेंगे कि अभी तक आपके एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा, मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा। मैंने BA किया है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर से, और इसके बाद मैंने MA भी किया है हिस्ट्री में, और उसके बाद मेरा नेट JRF भी मैंने हिस्ट्री में ही क्वालिफाई किया है। तो ये है। तो ये सिविल सर्विसेज में आने का मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला, या फिर आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई है कि नहीं उनका देखा। नहीं, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में तो कोई नहीं है अभी सिविल सर्विसेज में, बट मेरा मोटिवेशन ये है कि मतलब सोशल वर्क और बेसिकली मेरे कुछ खुद के एक्सपीरियंसेस रहे जिन्होंने मोटिवेट किया मुझे इधर आने के लिए, तो वही है मेनली। अब सर थोड़ा सा हम प्री पर जान लेंगे, 2 मिनट मेंस पर। तो प्री का एग्ज़ाम होने वाला 25 मई को, 2025 को, उस तक वो किस तरीके से आखिरी 3 महीने का टाइम बचा है, किस तरीके स्टूडेंट प्रिपेयर हो जिससे उनका प्री क्लियर हो जाए, जनरली प्री ही नहीं क्वालिफाई कर पाते। देखिए, जिस तरह से प्रीलिम्स का नेचर चेंज हो रहा है, हाँ जी। इस पे मैं ये कहूँगा कि सिर्फ लास्ट में PT 365 या इस तरह की ईयरली मैगजीन्स पे सिर्फ मत रिलाई कीजिए। अपना जो करंट अफेयर्स है वो आप साल भर थोड़ा देखते रहिए, और अगर अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं तो उसमें भी एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि जो मेजर इश्यूज़ हैं या जो मेजर हमारे बिल्स आए हैं या एक्ट आए हैं या फिर जो मेजर न्यूज़ रही हैं उसके कुछ डिटेल्स ज़रूर जान लीजिए। और थोड़ा डाइवर्सिफाइड पढ़ने की अब ज़रूरत है, जैसा कि हम देखते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड या रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो थोड़ा बेसिकली हमें जनरल स्टडीज़ के साथ साथ जनरल अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, तो उसको भी अपने ध्यान में रख के चलना है। और सर थोड़ा सा हम ऑप्शनल एलिमिनेट की प्रक्रिया को भी समझेंगे, UPSC में वेरी इंपॉर्टेंट होती है, जिसे नंबर ऑफ 4 ऑप्शन है ना, तो उसमें से ऑप्शनल एलिमिनेट कैसे मेथड कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। और एक कई बार लगता है कि दो ऑप्शन में 50-50 चांस रहता है कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैसे लें। और ये भी बताइए सर कि रिस्क लेना ज़रूरी होता है। देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि बाकी सारी चीज़ें करंट पे तो हमने बात की, लेकिन एक चीज़ है जैसे जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी है, साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, इस पे आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि इससे एटलीस्ट जो क्वेश्चन आए वो गलत ना हो। और यही अगला आपने जो क्वेश्चन पूछा कि क्या रिस्क ले सकते हैं, तो रिस्क हम इसी पे लेंगे। जैसे अब जो क्वेश्चंस आते हैं कि 1 ऑप्शन इज़ 1 पेयर ओनली 2 पेयर, ये वाले जो ऑप्शंस हैं, इसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि जो ऑप्शंस बनते हैं, फ्रेम होते हैं, वो तभी इस तरह के बन पाएंगे अगर कोई एक स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत हो या पूरी तरह सही हो। तो अगर वहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है वो क्लियर है
तो हम उसको आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे, और रिस्क तो थोड़ा लेना पड़ता है, अदरवाइज़ पूरी तरह से आप सही क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत नंबर कम रहता है। तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है। जी सर, प्री के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो थोड़ा मेंस पर हम जान लेंगे, जैसे GS1 GS2 के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए अपना। देखिए GS1 तो बेसिकली मैं ये कहूँगा GS1 कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसमें हमें लगता है कि ज्योग्राफी हमने पढ़ रखी है प्रीलिम्स के लिए और सोसाइटी को हम उतना ध्यान नहीं देते। बट ये दो हैं, मतलब GS1 बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप अगर सोसाइटी को आपने सही से कवर कर लिया, उसके की टर्म्स जो हैं, की इशूज़ जो हैं, उसको सही से कर लिया, उसको थोड़ा करंट से लिंक कर लिया, तो वो काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट दे सकते हैं। साथ साथ आप ज्योग्राफी में भी जब आप उसको पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए भी, तो कोशिश कीजिए कि चीज़ों को थोड़ा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसी समय पढ़ लीजिए, ताकि वो आपको उस 2 या 3 महीने जो मिलते हैं आपको, या 100 डेज़ के अराउंड मिलते हैं अब, उसमें रिवाइज़ करने में आसान रहेगा। और GS2 के लिए तो आपको यही सेम अप्रोच रहेगी कि वो पढ़ना है अच्छे से। थोड़ा GS3 GS4 जो इतने भी पेपर हैं, थोड़ा इसको डिटेल में थोड़ा बता दीजिए। देखिए GS3 में एक इशू है कि मार्क्स कम मिलते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इनोवेटिव होने की ज़रूरत है, चाहे वो चार्ट्स या डायग्राम से हो, या फिर आपको जो डेटा फैक्ट्स हैं उसको भी कोट करना है, एग्जाम्पल्स कोट करने हैं, जिससे कि आपका जो पेपर जो GS3 का है वो आप सब्सटैंशिएट कर पाओ अपने आंसर्स को। तो ये चीज़ GS3 के लिए काम कर सकती है। एंड GS4 तो जैसे एथिक्स का पेपर है, तो मेरा तो उसमें ये अप्रोच है कि इफ़ यू आर एथिकल यू कैन राइट द पेपर्स ऑफ एथिक्स इन अ बेटर वे। तो पहले तो खुद एथिकल रहें, तो उसके बाद फिर एथिक्स के हर एक जो हमारे सिलेबस में पॉइंट मेंशन्ड है उसको अच्छे से थॉरली कवर कर लें। अगर ये चीज़ें करते हैं तो इन दोनों में भी हो सकता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कई बार स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में धैर्य और पैशन कैसे बनाए रखें, है ना, और जब डीमोटिवेशन निगेटिव थिंकिंग आती है तो उससे कैसे बचें, और आप क्या करते थे उस टाइम? देखिए डीमोटिवेशन तो हर दूसरे दिन आता है, क्योंकि हमें लगता है कि पता नहीं कवर हो पाएगा या नहीं। एक टेस्ट में नंबर अच्छे आ गए तो लगता है कि नहीं हमारा ही होगा, फिर नहीं हुए तो फिर लगता है नहीं हमारा नहीं होगा। तो ये चीज़ें हमें ये समझना होगा कि ये पार्ट एंड पार्सल है इस प्रोसेस का। आपकी लाइफ में अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, आपको दोनों से डील करना है और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। अगर आप कंसिस्टेंटली अपना काम कर रहे हैं, परसीवरेंस है आपके अंदर कि आप उस चीज़ में लगे हुए हैं, तो एट लास्ट चीज़ें सही हो सकती हैं। और NCERT का क्या योगदान है इस एग्जाम में, मतलब NCERT पढ़ना जरूरी है? NCERTs देखिए फाउंडेशनल है। अगर आजकल आप देखें पॉलिटी के जो क्वेश्चन जो थोड़े फिलोसॉफिकल आते हैं, वो आपके 11th क्लास की NCERT जो है, और कॉन्स्टिट्यूशन या उस तरह के जो 12th की भी हैं, उनसे थोड़ा सा डील होते हैं। वो आप सीधे M लक्ष्मीकांत से फैक्चुअल डेटा से नहीं काम चला पाएंगे। तो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है और उसे आइडिया बहुत नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं कहूँगा कि NCERTs कैन प्ले अ गुड रोल इन दैट टू स्टार्ट एंड बिल्ड योर मतलब अपना फाउंडेशन बनाने में हेल्प करते हैं। सर न्यूज़पेपर का कितना योगदान है, मतलब करंट अफेयर के लिए न्यूज़ पढ़ना चाहिए या मतलब मंथली मैगजीन पढ़ना चाहिए? देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मंथली मैगजीन्स न्यूज़पेपर की चीज़ों को ही समराइज़ करती हैं। तो डेली बेसिस पे आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं तो मंथली मैगजीन्स हो गई या ईयरली कंपाइलेशंस हो गए, वो आपको रिवाइज़ करना भी आसान रहता है और वो आपको एक बार रिफ्रेश कर देती है आपकी नॉलेज को। तो बहुत ज़रूरी है न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो। जब मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में सर कितना डिफरेंस लगा आपको? देखिए वेरी करता है। मैंने पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था, मेरा मॉक इंटरव्यू से रियल इंटरव्यू काफ़ी डिफरेंट था। बट इस साल मुझे फील हुआ कि कुछ सिमिलैरिटीज़ थी मॉक और रियल इंटरव्यू में, जैसे नेचर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, या फिर जो जिस तरह से बोर्ड रिएक्ट कर रहा था। जैसे लास्ट टाइम मेरा जो बोर्ड था उसने काफ़ी करंट ओरिएंटेड बेस्ड और करंट अफेयर्स बेस्ड और काफ़ी बाउंसर क्वेश्चंस काफ़ी थे। बट इस बार चीज़ें मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा सा जो डोमेन है, जो मेरा डैफ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए। तो ओके सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच।